सो डिसहार्मनी में होना मतलब क्या? डिसहार्मनी मध्ये असणे म्हणजे काय? एनीवन? पण डिसहार्मनी म्हणजे काय? बरं, हार्मनी म्हणजे काय? हार्मोनीच्या ऑपोजिट. हार्मनी म्हणजे सॉरी हार्मनी म्हणजे संगीतमयता, लय, हिंदी में कह सकते हैं हम उसे संगीतमयता, मराठी और हिंदी दोनों में लय, लयित असणे, संगीतमयता है ना. सो एकरूप होणे असं देखील म्हणू शकता तुम्ही, एकरूपता. सो दॅट्स बीइंग इन हार्मनी. अँड डिसहार्मनी मीन्स इन अपोजिट टू दॅट, इन कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास. डिसहार्मनी मीन्स इन कॉन्ट्राडिक्शन, यू कैन कॉल इट, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मध्ये. तो कौन कौन कॉन्ट्राडिक्शन मध्ये पाहिजेत? कौन होने चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन में? मतलब नहीं होने चाहिए, सॉरी, कौन नहीं होने चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन में? सो है ना, वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर, नहीं याद? क्लियर? है ना, वी हैव सीन when the self has the feeling of self regulation and there is health in the body, there is harmony of the self with the body. किनका हार्मनी में होना जरूरी है? सेल्फ एंड बॉडी. अगर ये दोनों डिसहार्मनी में चले गए तो क्या होगा? वी मे सफर दी साइकोसोमैटिक डिसीजेस. इन दोनों में डिसहार्मनी कब हो सकती है? इफ वी विल नॉट हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. जब हमें सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग नहीं होगी या फिर हमारे बॉडी में हेल्थ नहीं होगी, तब हम डिसहार्मनी में चले जाएंगे. दोनों में से एक बात नहीं होगी तब भी हम डिसहार्मनी में चले जाएंगे. सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा तब भी डिसहार्मनी में जाएंगे, और या फिर हेल्थ नहीं होगी बॉडी में तब भी हम डिसहार्मनी में जाएंगे. ठीक है? और बॉडी में हेल्थ न होने का पहला कारण तो यही होता है, नॉट बीइंग इन सेल्फ रेगुलेशन. जब हम सेल्फ रेगुलेशन में नहीं होते हैं ना, तब हमें हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे कि हमने देखा था, है ना, टाइम पे अगर हम खाना नहीं खाते है ना, उसे हम डिसिप्लिन भी कहते हैं. यानी खाने में हम क्या खाएंगे, सो व्हाट वी नीड, व्हाट वी शुड ईट, व्हाट वी शुड नॉट ईट. getting those things come under the self regulation. Okay, so this part we have seen in last lecture. So let us will go ahead with the next part, that is the last part, the way ahead. आगे क्या करना है? I guess these points also we have discussed. So now let us will see the program. Let us will see the program for nurturing and maintaining health of the body. Okay, बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रोग्राम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर प्रोग्राम? मतलब प्रोग्राम मतलब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना. व्हाट शुड बी योर अप्रोच, है ना, टू इन ऑर्डर टू नर्चर एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ योर बॉडी. किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सो सबसे पहली बात, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड रेगुलेट इज योर इनटेक. So intake sounds air you breathe also. Intake में क्या क्या आएगा? हम खाना क्या खाते हैं, पानी कौन सा पीते हैं, है ना, कहाँ की एयर हम ब्रीथ करते हैं, है ना, एयर इनटेक. ये सभी बातें आती हैं इनटेक में. So we need to focus very first on our intake. So our intake, our food should be healthy and hygienic. हमारा खाना कैसे होना चाहिए? हेल्दी और हाइजीनिक होना चाहिए. हिस्ट्री चैनल पे एक नई सीरियल आ रही है. सो आई डोंट नो, हैव यू सीन इट्स एडवर्टाइज और नॉट? आई सीन इट्स एडवर्टाइज. हिस्ट्री चैनल पे एक नई एडवर्टाइज आ रही है, एक नई सीरियल आ रही है, उसकी एडवर्टाइज वो दिखा रहे हैं अभी. सो उसमें वो क्या दिखा रहे हैं पता है क्या? सो द पर्सन दी वो एक सीरियल है, उसका जो मेन एंकर कह सकते हैं हम, वो सीरियल का जो मेन एंकर है, वो एंकर क्या करेगा पता है क्या? He will eat the expired food.
एक्सपायर्ड फूड है ना, हम कोई भी चीज अगर बाजार से खरीदते हैं, खाने की चीज अगर कोई भी हम बाजार से खरीदते हैं, पैकेज्ड फूड, सो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना। अगर हम ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड हमें 3 days में या फिर 4 days में वी नीड टू कंज्यूम दैट, अदरवाइज इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग, है ना, लिखा होता है। आइसक्रीम है ना, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग विद इन 6 months यू शुड कंज्यूम इट, अदरवाइज इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग। ऐसा कोई भी अगर फूड हो, बिस्किट्स हो, सो एवरी फूड हैज सर्टेन एक्सपायरी डेट। सो हिस्ट्री चैनल पे वो क्या बता रहे हैं, बताए क्या? सो दैट एंकर विल बी ईटिंग द एक्सपायर्ड फूड एंड ही विल टेल यू द टेस्ट ऑफ दैट फूड, how it will test. So getting it. So is it logically correct? Is it naturally acceptable? एक्सपायर हुआ खाना खाएंगे घर में अगर they have shown that guy eats he eats the bread of what we can say near about 52 or 72 weeks old. 52 or 72 weeks old bread that guy was about to eat. Getting it? So see, is it naturally acceptable? Is it good for our health? No. So they are showing the move. They are going to create the serial over it. Getting it? Series of episodes. So in which direction the society is traveling? Just see. Getting it? So this is how. So we should focus on what we are eating, the water we are drinking, what sort of water we are drinking. So do you know? आपको पता है पानी का एक गुणधर्म, एक you have heard it or not, I don't know, but I will tell you. क्या हुआ था ना, एक साइंटिस्ट था, it's real story, you can search it on Google, an experiment performed on water crystalline property. So ऐसा आप गूगल में सर्च करेगा तो वो स्टोरी आएगी. So एक साइंटिस्ट ने क्या किया था ना कि पानी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था. कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, आई विल टेल यू. ओके, सो उसने क्या किया था, एक बीकर में पानी लिया था, ग्लास बीकर यू कैन से, एंड देन सराउंडिंग टू दैट बीकर, उस वाटर के सराउंडिंग उसने सबसे पहले क्या किया, पॉप म्यूजिक लगाया. पॉप म्यूजिक उस वाटर के सराउंडिंग में उसने पॉप म्यूजिक लगाया. देन उसको आधा घंटा चलाया, म्यूजिक को 1 घंटा चलाया. उसके बाद ये वाटर को उसने फ्रीज किया. मतलब वाटर को उसने क्या किया, फ्रीज किया, मतलब उसका बर्फ बनाया, इस वाटर का बर्फ बनाया. फिर उसने क्या किया, दूसरे एक बीकर में पानी लिया, सिमिलर सेम वाटर, मतलब ये वाटर नहीं, मतलब एक ही टैप से, एक ही नल से, एक ही वाटर सप्लाई का दूसरे पॉट में पानी लिया. उस पानी के सराउंडिंग में उसने जो ब्यूटीफुल रिदम्स होते हैं ना, जो हम मन शांत करने के लिए यूज लगाते हैं, ठीक है, वो आप उसे शास्त्रीय संगीत भी कह सकते हैं. इन इंडियन लैंग्वेज वी कॉल इट एज शास्त्रीय संगीत. In foreign language, in foreigners also, they are having their own what we can say, their own musics to relax the mind. So mind वगैरह relax करने के जो music होते हैं ना, वो music उसने यहाँ पे चलाए. Getting it? So relaxing music. और उसने क्या किया, फिर इस पानी को भी फ्रीज किया. दोनों पानियों को फ्रीज करने के बाद उसने दोनों का स्ट्रक्चर देखा, है ना, क्रिस्टल फॉर्म होंगे ना. गेटिंग इट? जब पानी का बर्फ होता है तो क्या होता है, एक्चुअली क्रिस्टल फॉर्म होते हैं. तो उसने दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टडी किया. तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ऐसा रिवील हुआ, द थिंग रिवील्ड इज, सो दिस रिलैक्सिंग म्यूजिक, जो पानी रिलैक्सिंग म्यूजिक के साथ रखा था, उसके क्रिस्टल्स वो बहुत ही अच्छे पैटर्न में बने हुए थे. जैसे कि म्यूजिक का पैटर्न रहता है ना, जैसे कि म्यूजिक का पैटर्न, वेव्ड पैटर्न, ठीक है, ऐसा वेव्ड पैटर्न बना था, नाइसली वेव्ड पैटर्न बना था रिलैक्सिंग म्यूजिक के साथ. और वही पॉप म्यूजिक के साथ क्या बन गया, इट वाज ए पॉइंटिंग कॉर्नर्ड
ऐसे कॉर्नर्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे वो क्रिस्टल में। गेटिंग इट? सो मतलब क्या, जो पानी होता है ना, वो पानी वो विचारों से, म्यूजिक से प्रभावित होता है। द वाटर गेट गेट अफेक्टेड बाय द म्यूजिक वेव्स, बाय द साउंड वेव्स। गेटिंग इट? सो इसलिए कहा है, और वो वाटर हम कंज्यूम करते हैं। हमारे शरीर में कितने % पानी है? कोई डॉक्टर है यहाँ पे? हमारे शरीर में कितने % पानी है? आई डोंट नो, कुछ तो 60 या 72% पानी होता है ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो इतना % हमारे शरीर में पानी होता है। मतलब देखिए, हमारे शरीर में पानी की डोमिनेंसी है। सो अगर हम अच्छा पानी पिएंगे, इफ विल ड्रिंक ए गुड वाटर, देन एंड ओनली देन वी विल हैव अ गुड हेल्थ। गेटिंग इट? द सनलाइट इट एब्सॉर्ब्स। देखिए, आपके घर में 2-4 रूम्स होती हैं, उस रूम्स में से जिस रूम में अच्छी सनलाइट आती है, उस रूम में हमें फ्रेश लगता है, हमें फ्रेशनेस मिलता है। और जिस रूम में सनलाइट बहुत कम होती है, उस रूम में जाते ही हमें नींद आती है। गेटिंग इट? अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर बनोगे, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर बनोगे, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। गेटिंग इट? सो यू नीड टू लर्न दिस। हॉल में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, किचन में लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, बेडरूम में लाइटनिंग इफेक्ट कैसा होना चाहिए, है ना? सो दीज थिंग्स आर टॉट. So how the lightning effect absorbs, affects your mood, and in turn your body, in turn your physique. Getting it? So this everything, so everything you take in, you must focus on first. किसकी बात कर रहे हैं हम, ये क्यों बात कर रहे हैं हम? We are discussing the program for nurturing and maintaining good health. अच्छी हेल्थ पाने के लिए हम प्रोग्राम देख रहे हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहली बात देखी हमने, किस पे फोकस करना है? तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इनटेक पे, उसके बाद हमें फोकस करना है रन टाइम पे। अब ये रन टाइम क्या है? देखिए, रन टाइम मतलब हमारा डेली रूटीन। सो सॉरी, हाउ कैन आई स्पेल इट रन टाइम? इट्स रूटीन ओनली गाइज, सॉरी। So it's routine only. So second one is routine. So routine कैसा होना चाहिए आपका? देखिए, so every activity you must have a plan and that must be your daily routine. आपको वो फॉलो करना चाहिए। कैसे हम कहते हैं ना कि मैं हर रोज 6 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे सोऊंगा, 7 घंटे सोऊंगा, मैं कितने बजे उठूंगा, है ना? हर रोज नहाना चाहिए, हर रोज खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना किस वक्त खाना चाहिए? सुबह का खाना किस वक्त खाना चाहिए, नाश्ता किस वक्त करना चाहिए, फिजिकल वर्क मुझे क्या क्या करना है, फिजिकल वर्क में एक्सरसाइज आएगी, है ना? हाउ मच एक्सरसाइज शुड आई डू, व्हेन शुड आई डू द एक्सरसाइज, है ना? दिस एवरी पॉइंट ऑफ योर डेली एक्टिविटी मस्ट बी ए पार्ट ऑफ योर रूटीन। क्लियर? एक्टिविटीज आर डिफरेंट एंड रूटीन इज डिफरेंट। रूटीन का मतलब आता है जो एक्टिविटीज आप हर रोज करते हो उसका प्लान होना चाहिए, दैट एवरी एक्टिविटी शुड बी डन ऑन टाइम। पूछिए डॉक्टर से, डॉक्टर्स आपको कहेंगे आपके हर रोज के खाने का एक स्पेसिफिक वक्त होना चाहिए, उसी वक्त पे आपने खाना खाना चाहिए। गेटिंग इट? आपको दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए? यस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूटीन। गेटिंग इट? So this is the routine. The second stuff you should do is you should keep or you should track your routine. Third one है physical labor. Physical labor मतलब आपके बॉडी को काम करने की आदत चाहिए। Your body must have a work habit. So देखिए यहाँ पे रहता है ना, लिखा है ना, द बॉडी नीड्स एडिक्वेट मूवमेंट टू मेंटेन हेल्थ, लेबर इज द वर्क ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। लेबर मतलब काम करना है, एक्सरसाइज नहीं, याद रखिए। exercise different, exercise is different, exercise is work on your body. So when you do the work, when you do the exercise, जब आप exercise करते हैं तो क्या होता है ना, you work on your body, आप आपके बॉडी पे काम करते हो जब आप exercise करते हो। तो
है ना। और लेबर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लेबर मीन्स यू विल नॉट बी वर्किंग ऑन योर बॉडी बट यू विल बी वर्किंग ऑन रेस्ट ऑफ नेचर। आप जो काम करोगे ना वो काम, फिजिकल काम, मतलब वो फिजिकल काम कुछ भी हो सकता है। फिजिकल काम हमारे घर की साफ सफाई हो सकता है ना, घर की साफ सफाई हो सकता है, मम्मा को किचन में हेल्प करना हो सकता है। दिस कैन बी ए लेबर वर्क, ये आपका फिजिकल लेबर हो सकता है ना। सो दिस इज व्हाट आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो शॉप फ्लोर पे वर्किंग करना, यस दिस इज योर फिजिकल लेबर। सो वर्क करना, कुछ तो काम करना, इसे कहेंगे हम फिजिकल लेबर, नॉट एक्सरसाइज। Okay, so few hours of labor a day provide sufficient body movements to keep the body in good health. It also ensures production of physical facility. जब आप कुछ काम करते हो ऑन रेस्ट ऑफ नेचर तो आप फिजिकल फैसिलिटी का प्रोडक्शन भी करते हो। सो देन यू प्रोड्यूस द फिजिकल फैसिलिटीज आल्सो। ये तीन बातें सबसे जरूरी है ना। वी हैव 3 स्टेजेस ऑफ आवर प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम होगा टू नर्चर एंड मेंटेन आवर हेल्थ, सो उस प्रोग्राम में 3 स्टेजेस होंगे। सो सबसे पहली स्टेज जो हेल्दी लोगों के लिए है और जो कि आप जैसे मतलब हमारे जैसे यंग जनरेशन के लिए है, वो है पहली स्टेज। जिस पहली स्टेज में 3 बातें आएंगी, इनटेक, रन टाइम, सॉरी रूटीन एंड योर फिजिकल वर्क और फिजिकल लेबर। ये 3 बातें आएंगी पहली स्टेज में। अगर इन तीनों बातों से if these 3 things are not sufficient to maintain your health, अगर ये 3 बातें आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या करना है, तब आपको नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। वो नेक्स्ट स्टेज ये है, exercise, balancing internal and external organs of the body, balancing breathing of the body, है ना। अगर हमारी हेल्थ ऊपर की 3 बातों में फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब अगर मेरा डेली वर्क उतना सफिशिएंट नहीं है कि मेरी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट्स हो, है ना, that physical labor, if that physical labor is not sufficient to make my body's appropriate movements, then I should go for exercise. देखिए ना, जिन लोगों का फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है ना, जिन लोगों का फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, जो लोग कंटिन्यूअसली खेत में 8-8 घंटे काम करते हैं, उनको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग खेत में काम नहीं करते हैं, जो घर में बैठे बैठे खाना खाते हैं, कोई सेठ लोग हैं, जो सेठ लोग सिर्फ अपने दुकान के गल्ले पे बैठे हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, बिकॉज देयर फिजिकल लेबर इज नॉट सफिशिएंट टू गिव देम द गुड हेल्थ। सो उन्हें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दे नीड टू अंडरगो द एक्सरसाइज। Then the second point comes is balancing internal and external organs of the body. There is a need for keeping the internal as well as external organs in harmony by appropriate means like postures, movements, etc. ये क्या है सर? देखिए, आप अभी लेक्चर अटेंड करते हो, तो लेक्चर अटेंड करते करते एक ही जगह पे, एक ही चेयर पे 5 घंटे बैठ सकते हैं क्या? नहीं, यू कैनॉट सिट। After 50 minutes, sorry, after half an hour, you need to change your posture. एक लेक्चर होने के बाद आप उठते हो जगह से, पानी पीने के लिए जाते हो, पानी पी के आके बैठते हो फिर से। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ लोग होते हैं, है ना, जो अपने दुकान में एक ही जगह पे बैठे रहते हैं 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, है ना, कैश काउंटर पे, ठीक। या फिर आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, है ना, उन्हें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है 8-8, 10-10 घंटे, ठीक, 8-8, 10-10 घंटे वो कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। सो अगर वो एक ही गेस्चर में रहेंगे, एक ही पोस्चर में रहेंगे, तो क्या होगा, बॉडी में डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अकड़न, जकड़न, है ना। सो वैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो उस केस में आपको क्या करना है,
आपके पोस्चर्स चेंज करते रहने हैं, आपके मूवमेंट्स करते रहने हैं। हर आधे घंटे के बाद आपको उठना चाहिए, हर 1 घंटे के बाद आपको आपकी बॉडी को थोड़ी मूवमेंट देनी चाहिए। इसीलिए तो हमने हर एक लेक्चर के बाद 15 मिनट का ब्रेक रखा है ना, सो दैट यू विल हैव अ रिलैक्सिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स, है ना। उसके बाद आएगा बैलेंसिंग ब्रीदिंग ऑफ द बॉडी। बैलेंसिंग ब्रीदिंग मतलब क्या, जो हमने देखा ना प्राणायाम, श्वास का व्यायाम, है ना, दैट्स द प्राणायाम। This is the third thing you should do to maintain your health. The third thing, balancing breathing of the body. Breathing is significant activity for the body. Balancing the breathing of body is necessary through appropriate breathing exercises. Appropriate breathing exercises counts for pranayams. ये प्राणायाम्स का पार्ट आएगा, है ना। ये 3 दूसरी स्टेज में आते हैं। सो जनरली हम सभी को ये ऊपर के 6 पॉइंट्स सफिशिएंट है। दीज आर दी अबोव 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ, सफिशिएंट। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है, फिर भी अगर हमारे फिजिकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है, still we feel some problems in physical health, then we need to go for the third stage. अब हमें थर्ड स्टेज पर जाना होगा। थर्ड स्टेज है मेडिसिन और ट्रीटमेंट। अगर पहले दोनों स्टेज में भी अगर हम अनेबल होते हैं, इफ यू बिकम अनेबल टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ, देन यू नीड टू टेक द मेडिसिन्स। आपको मेडिसिन्स लेने होंगे। सो मेडिसिन से क्या होगा, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है ना वो ट्रीट हो जाएंगे। जो नॉन कम्युनिकेबल इलनेस डिसीजेस हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, वो सब ट्रीट हो जाएंगे। गेटिंग इट, है ना। बहुत होते हैं ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब सर दर्द है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है 15 दिन से 20 दिन से दर्द कर रहा है, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं डेली वर्क कर रहा हूँ, रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, खाना अच्छे से खा रहा हूँ, फिर भी सर का दर्द कम नहीं हो रहा। सो व्हाट आई शुड डू, सो आई नीड टू टेक मेडिसिन। मुझे मेडिसिन लेने चाहिए, डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए। आई नीड टू टेक अ ट्रीटमेंट। ग्रेट। पहले 2 स्टेज में अगर हम फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने में असफल होते हैं, सो हमें क्या लेना चाहिए, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। वी शुड नॉट कीप ऑन सेइंग यार मैंने तो डेली रूटीन मेंटेन किया है, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हर रोज प्राणायाम करता हूँ, सो मैं बीमार नहीं पड़ सकता। नो, दैट्स नॉट ट्रू। समटाइम्स योर बॉडी मे नॉट रिस्पॉन्ड, है ना। ये कोरोना आ गया, सो कोरोना आ गया तो क्या कहोगे आप, नहीं मैं डेली प्राणायाम कर रहा हूँ यार, सो कोरोना चला जाएगा। नहीं, you need to take medicine, you need to take treatment, then and only then you can come out of it। क्लियर। सो स्वास्थ्य क्या, अभी इन पूरे बातों में हमने क्या देखा, तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य इन बातों का मिश्रण है। संयम, आहार, विहार, प्राणायाम और आसन, और उसके बाद श्रम और औषधि। इन सब ये सभी बातें क्या करती हैं, ये सभी बातें हैं एक प्रोग्राम बनाती है। कौन सा प्रोग्राम है, टू मेंटेन आवर फिजिकल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, नर्चर करने के लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए। संयम, आहार, विहार, प्राणायाम, आसन या श्रम और औषधि। ओके। उसके बाद, है ना, वो हो गया प्रोग्राम फॉर हेल्थ एंड ऑल दोज। उसके बाद सबके बाद हमें और किन बातों का ख्याल रखना है, बॉडी के बारे में, हमारे फिजिक के बारे में हमें क्या ख्याल रखना है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द बॉडी। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग ए कंड्यूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट, इंक्लूड्स क्लोथिंग, शेल्टर, है ना, ये बात हमने देखी थी, है ना। या ऊपर का जो प्रोग्राम था ना, वो प्रोग्राम के अलावा apart from that program we need to take care of these things. The first is protect your body, protect your body. The second thing, right utilization of the body, आपकी बॉडी का right utilization, है ना, सही इस्तेमाल।
कैसे? मीन दैट इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पिरेशन व्हिच इज बेसिकली द नीड ऑफ सेल्फ. If one is using the body in the process of fulfilling the needs of self, it is right utilization of the body. It would include work with rest of nature to produce physical facility required for the body. क्या कहा सर? क्या कहा? बहुत लंबा कहा. अगर आप आपकी बॉडी का, अगर आप आपके फिजिकल हेल्थ का यूटिलाइजेशन आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके डिजायर्स फुलफिल करने के लिए करते हो, तो हम उसे कहते हैं राइट यूटिलाइजेशन. अगर आप आपकी बॉडी का यूटिलाइजेशन फिजिकल फैसिलिटीज प्रोड्यूस करने के लिए करते हो, तो उसे हम कहेंगे राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. क्लियर? तब हम उसे कहेंगे राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. क्लियर? कब कहेंगे? जब हम हमारी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल हमारी फिजिकल नीड्स, हमारी फिजिकल फैसिलिटी और ह्यूमन एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे, तो उसे कहेंगे हम राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. करेंगे? अब देखिए, लेकिन इसमें एक और बात आएगी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी क्या है. हमारी बॉडी की फिजिकल फैसिलिटीज क्या चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वो हमें कैसे डिफाइन करना है? बाय यूजिंग राइट अंडरस्टैंडिंग. ये बात हमेशा ख्याल में रखिए. ठीक है? वरना अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करेंगे तो हमारी फिजिकल नीड्स अनलिमिटेड हो जाएंगी, है ना. अगर हमारी फिजिकल नीड्स अनलिमिटेड हो गई तो हम क्या करेंगे? हम दूसरों का शोषण करेंगे. गेटिंग इट? इसलिए, है ना, इसलिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हमारी फिजिकल नीड्स को डिफाइन करना है ना. फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है. वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाय यूजिंग राइट अंडरस्टैंडिंग. राइट अंडरस्टैंडिंग यूज करके हम हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे. उसके बाद हमारी बॉडी का, हमारे फिजिकल हेल्थ का हम यूटिलाइजेशन करेंगे. किस लिए? टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज. अगर हम राइट यूटिलाइजेशन, अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करेंगे तो हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड हो जाएंगे. सो उन अनलिमिटेड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दूसरों का शोषण करेंगे, है ना. सो इस बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा है पहले, है ना. क्या पढ़ा था हमने? SSDM याद है कुछ? SSDD क्या है ये? सधन संपन्न दुखी दरिद्री. याद है? दूसरा है सधन विहीन दुखी दरिद्री. और ये SSSS, ये क्या है? सधन संपन्न सुखी समृद्ध. सधन संपन्न सुखी समृद्ध कब होंगे? सधन विहीन दुखी दरिद्री कब होंगे? सधन संपन्न दुखी दरिद्री कब होंगे? है ना. ये बातें हमने सीखी हैं इन डिटेल्स में, है ना. जैसे कि अभी मैं बता सकता हूं कि अगर मैं राइट अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करूंगा तो मेरे फिजिकल नीड्स अनलिमिटेड हो जाएंगे. तो मैं क्या बनूंगा? तो मैं बनूंगा SSDD, है ना, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग. SVDD हम कब बनेंगे? अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है लेकिन मेरी बॉडी उस कंडीशन में नहीं है कि प्रोड्यूस फिजिकल फैसिलिटी. बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फैसिलिटी. और SSSS कब होगा? इफ और बॉडी, इफ we define
the requirements with right understanding and our body is able to produce the same, है ना। अगर हम हमारे रिक्वायरमेंट्स राइट अंडरस्टैंडिंग से डिफाइन करते हैं और हमारी बॉडी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में सक्षम है, तो हम बनेंगे सधन संपन्न, सधन समृद्ध सुखी संपन्न, दिस वे। ओके, let us will see now further. सभी पॉइंट्स रिलेशन में है, है ना। जो अभी मैंने ऊपर कहा वही यही है। Revisiting the prosperity in the light of harmony between the self and the body. We need physical facility for nurturing the body, that is food, for protecting the body, clothes, shelter, for rightly utilizing the body. So body is an instrument of the self. बॉडी क्या है? बॉडी सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है। सेल्फ जो भी सोचता है ना, सो बॉडी उसे प्राप्त करता है। जैसे कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये कौन सोचता है? सेल्फ सोचता है। पाता कौन है? बॉडी। So all these requirements are limited, hence prosperity is very much simple. अगर हम देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि what is my physical facility, what is my need of physical facility, food, मुझे food कितना चाहिए, how much I need to eat, मुझे अगर मैं वो डिफाइन करूंगा, for protecting the body, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या, क्लॉथ, कपड़े कितने चाहिए, शेल्टर, घर कैसा चाहिए, कितना चाहिए, है ना, एंड राइट यूटिलाइजिंग अ बॉडी। अगर मैं ये पूरे रिक्वायरमेंट्स अगर लिस्ट आउट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, और मैं ये लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स इजीली फुलफिल कर सकता हूं। अगर मेरे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए, तो उसका मतलब होगा आई हैव प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज नथिंग बट हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायरमेंट। प्रॉस्पेरिटी कब आती है? जब हमारे पास रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा बातें होती हैं। When we have something more than the requirement, then we can say we are prosperous. तब हम कहेंगे कि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा है तब, है ना। है ना, जो बातें मैंने अभी बताई आपको, है ना, एसएस वो सभी यहाँ पे, एसएसवीडी, एसएसडीडी, वही यहाँ पर लिखी हुई है। परिभाषा: आहार, वस्त्र, गृह साधन की आवश्यकता सीमित है। आज भी आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास है ना। मतलब मुझे आहार कितना चाहिए, उससे ज्यादा मेरे घर में है ना, मैंने रखा हुआ है। मतलब मुझे सपोज 5 किलो गेहूं मुझे 1 हफ्ते के लिए सफिशिएंट है, तो मेरे घर में 50 किलो रहता है, तो मतलब ज्यादा है। कपड़े, एक टाइम एक ही ड्रेस पहनते हो, लेकिन आपके पास 10-10 ड्रेसेस हैं, so yes you have something more than requirement। घर एक रूम का भी होना तो भी सफिशिएंट होता है, आप 4 लोग आराम से रह सकते हो, लेकिन आप सभी के पास कम से कम 2 रूम का तो घर होगा ही, so you have something more than requirement। साधन क्या चाहिए? साधन मतलब मोबाइल फोन हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, आपकी नोटबुक्स हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं। दिस ऑल आर, ये सभी क्या है? साधन है। ये सभी आवश्यकताएं जो है ना, ये सीमित है। कब सीमित है? जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करोगे तब, है ना। सो अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो मेरे पास समृद्धि होगी। मेरे पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, फिर भी अगर मैं राइट अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं करूंगा, तो मेरे रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड हो जाएंगी। तब मैं क्या करूंगा? दूसरों का शोषण करूंगा। उसका मतलब मेरे पास दरिद्रता होगी।
है ना। देखिए ना, प्रकृति में सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ, एवरीथिंग इज मोर देन रिक्वायरमेंट। कैसे? देखिए, प्रकृति में अगर एक छोटी सी चींटी है, एक चींटी में मतलब क्या, मुंगी, मुंगी आरामशीर जगते है ना, तिला काही टेन्शन आहे का? नाही, आरामशीर जगते, तिला पाहिजे तेवढं खायला मिळतं, ती जगते. हत्ती मुंगीच्या किती पट आहे? तो पण जगतोच ना, त्याला मुंगीच्या कित्येक पट खायला लागतं, पण तो जगतो का? कारण प्रकृतीमध्ये म्हणजेच निसर्गामध्ये तेवढ्या सफिशियंट गोष्टी आहेत, निसर्गाने तेवढ्या सफिशियंट गोष्टी दिलेल्या आहेत पहिल्यापासूनच. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. बस आपको करना क्या है, तुम्हाला फक्त करायचं काय आहे, तर तुमच्या रिक्वायरमेंट्स फायनलाइज करायचे आहेत बाय यूजिंग राइट अंडरस्टँडिंग. भौतिक वस्तु सुविधा से अधिक शरीर का स्वास्थ्य गति प्रदान करना होता है. भय, असुरक्षा भौतिक वस्तु सुविधा मात्र से जाता नहीं. मतलब क्या? म्हणजे आपल्या मनात भीती असते, काही वेळेस असुरक्षित वाटतं, हे आपल्याकडे भौतिक वस्तू मिळाल्या की ते जातच असं नाही, ते जातच असं नाही. सपोज एक चोर आहे ना, एक चोर आहे, त्या चोरांनी 1 करोड रुपये चोरलेत, 1 करोड रुपये चोरलेत, म्हणजे त्या चोराकडे सध्या 1 करोड रुपये आहेत, पण त्याच्या मनात भीती आहे ना, मी सापडलो तर, कोणी मला पकडलं तर, यस, त्याच्या मनात भीती आहे. तुमच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज किती पण असू द्या, त्या सगळ्या फिजिकल फॅसिलिटीज तुमच्या मनातली भीती दूर करतीलच असं नाहीत. भय स्वयं में है, इसलिए स्वयं पर काम करना चाहिए. समस्या स्वयं को शरीर मान लेना. सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वयं को शरीर मान लेना. मीन्स वी से बॉडी, मैं हूं मतलब मेरी सिर्फ शरीर है, नहीं. स्वयं की निरंतर सुख की आवश्यकता को शरीर से पूरा करने का प्रयास जो होता नहीं है ना. वी नीड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस. वो सिर्फ शरीर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने से मिलेगा क्या? नहीं. बाय ओनली गिविंग दी सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटीज यू कैन नॉट बी कंटिन्यूड हैप्पीनेस. उसके लिए आपको सेल्फ पे भी काम करना पड़ेगा, स्वयं पे भी काम करना पड़ेगा. उपाय क्या है इसका? समझ के लिए प्रयास कीजिए. ट्राई टू गेट राइट अंडरस्टैंडिंग. रिलेशंस अंडरस्टैंड कीजिए, संबंध समझिए, एंड ट्राई टू एक्सेप्ट. आज है ना, ये अभी देखा हमने, SVDD, SSDD, SSSS, शोषण, भ्रष्टाचार, ना, युद्ध, you know all these things. So we'll see. My participation regarding self and my body. मेरा participation क्या होना चाहिए? किसमें? My body के साथ, मेरी body के साथ. Ensuring a feeling of self-regulation in the self. Ensuring the nurturing, protecting and right utilization of the body. Ensuring the production availability of more than required physical facility of the body. मतलब मेरे शरीर के प्रति सजग होना, मला माझ्या शरीराची काळजी आहे, मला माझ्या शरीराबद्दल जाणीव आहे, हे आपण कधी म्हणू शकतो? जर ह्या खालच्या 3 गोष्टी असतील तर. पहिली गोष्ट कुठली? एन्शुरिंग द फीलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन इन द सेल्फ. दुसरी, एन्शुरिंग द नर्चरिंग, प्रोटेक्शन अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ द बॉडी. आणि तिसरी, एन्शुरिंग द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर दॅन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटी फॉर द बॉडी, फॉर द अबोव. त्यावेळेस मी म्हणू शकतो, काय म्हणू शकतो? की माझ्या शरीराप्रती काहीतरी देणं आहे आणि मी माझ्या शरीराची काळजी घेतोय. गेटिंग इट? सो दॅट इज विथ दीज 3 रिक्वायरमेंट्स वी कॅन से दॅट. आता तुम्हाला काय करायचं आहे? सो व्हॉट वर्क यू नीड टू डू? सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द सेकंड चैप्टर. अब पहले चैप्टर की असाइनमेंट कुछ 8-10 लोगों ने ही दी है, बाकी के लोगों ने पहले चैप्टर की असाइनमेंट जमा नहीं की. Guys, you need to submit, you remember. कदम सर has given one Google form, I guess. उन्होंने एक Google फॉर्म दिया है आपको असाइनमेंट सबमिशन के लिए. ओके,
सो एवरीवन सबमिट योर असाइनमेंट विद दैट गूगल शीट। उस गूगल शीट पे आप आपकी असाइनमेंट दीजिए। पहली ये है आपकी सेकंड असाइनमेंट। दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट। आपको क्या करना है, आपको भौतिक सुविधा, भौतिक फिजिकल नीड्स की लिस्ट बनानी है। आपको फिजिकल नीड्स की एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में 3 हेड्स होने चाहिए जो कि यहाँ पे दिए हैं। पोषण, मेरे शरीर का भरण पोषण करने के लिए और मेरे शरीर का संरक्षण करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मेरे शरीर का पोषण भरण करने के लिए और मेरे शरीर का संरक्षण करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। माझ्या शरीराचं पोषण करायसाठी म्हणजे काय काय लागतं पोषण करायला, खायला काय काय लागतं, खायला किती लागतं, पाणी किती लागतं, है ना, सनलाइट लागते का सूर्यप्रकाश नसला तरी चालतो, हवा कशी लागते, त्याच्यानंतर बाबा शरीर स्वास्थ्य पण आहे, एक्सरसाइज किती करायला पाहिजे, फिजिकल वर्क पाहिजे का, ह्या रिक्वायरमेंट्स, संरक्षण, शरीराचं संरक्षण करायला काय काय लागणार आहे आणि किती लागणार आहे ते पाहिजे, ते बघायचं आहे। त्याच्यानंतर परत मैं का सार्थक कार्यक्रम, आता हे दुसरं जाऊ द्या, आधी लिस्ट बनवूयात आपण। म्हणजे हे पण बघूया। मैं का सार्थक कार्यक्रम, समझने समझाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए और संबंध का निर्वहन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। म्हणजे मला काही गोष्टी शिकायच्या आहेत, मला काही गोष्टी शिकवायच्या आहेत, मला काही गोष्टी समजायच्या आहेत, समजून घ्यायच्या आहेत, मला माझ्या मित्रांसोबत, माझ्या आई वडिलांसोबत मला राहायचं आहे, चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी मला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लागतात। तर तिथे लिहिलंय आपण, उदाहरण दिलंय खाली, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन, त्याची यादी। मान्यतावश म्हणजे मनोरंजनला काय काय पाहिजे, माझा सम्मान, सम्मान के सुरक्षावश संग्रह, म्हणजे मला सम्मान मिळाला पाहिजे बाहेर गेल्यानंतर, मला कोणीतरी बाबा म्हणलं पाहिजे, चांगलं म्हणलं पाहिजे, तर त्याच्यासाठी मला काय काय भौतिक वस्तू लागणार आहेत, ह्यांची एक यादी बनवा। क्लिअर, सो यादी बनवा आणि काय करा, इज इट सफिशियंट, हे कन्क्लुजन काढायचं आहे। मला काय काय लागतंय यांची यादी पहिली। दुसरी असेल, माझ्याकडं या यादीतल्या किती टक्के गोष्टी आहेत, मग ते तुम्ही डिटेल्स मध्ये लिहिलं तरी चालेल, डिटेल मध्ये नाही लिहिलं तरी चालेल, मात्र ज्या मला गोष्टी लागणार आहेत त्या डिटेल मध्ये लिहायच्या, ज्या गोष्टी आहेत त्या डिटेल मध्ये नाही लिहिल्या तरी चालतील। आणि त्याच्या खाली लिहायचं, whether I have more than what I need, माझ्याकडं मला लागतंय त्याच्यापेक्षा जास्त आहे का, माझ्याकडं मला लागतंय त्याच्यापेक्षा कमी आहे। ही आहे तुमची दुसरी असाइनमेंट। ओके, यू नीड टू प्रिपेअर दी लिस्ट ऑफ थिंग्स which you need, your body needs, and secondly how much you have, and thirdly concluding, do you have sufficient। अगर आपके पास सफिशिएंट है तो आप खुद को क्या कहेंगे, सुखी समृद्ध, डन, है ना, प्रॉस्परस, देन यू कैन से यू हैव प्रॉस्पेरिटी, यू आर इन प्रॉस्पेरिटी। अगर नहीं है सो यू नीड टू बी इन प्रॉस्पेरिटी, आपको प्रॉस्पेरिटी में जाना है। ओके, ठीक है, तो टाइम भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द सेकंड चैप्टर। So now we will be starting third chapter in next lecture। अब हम third chapter next lecture में शुरू करेंगे। हेलो सर। सॉरी सर, ते फॉर्म गुगल लिंक जे आहे ना, त्याच्या फॉर्म मध्ये तुमचा सब्जेक्ट दिसत नाही हो। तो गुगल फॉर्म मध्ये माझा सब्जेक्ट नाही का टाकला सरांनी? बरं थांबा, मी नाही सर. सांगतो सरांना गुगल फॉर्म एडिट करायला। असं कसं काय केलं? ठीक आहे ठीक आहे, मी सांगतो सरांना, ते एडिट करायला सांगतो, ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर तुम्ही अपलोड करू शकाल। सांगतो, आजच सांगतो, करून घेतो ते। ओके, ठीक आहे, सो चॅप्टर झालेला आहे। याची पीपीटी मी अपलोड करतो तुमच्या ड्राईव्ह वरती आणि त्याची लिंक पण टाकून देतो। ओके, सो आय विल अपलोड द पीपीटी ऑन ड्राईव्ह। थँक यू। थँक्यू We'll सर. break today. Have a nice day. Thank you, sir.
बाय सर.